साथ साथ किसान भी आधा रह गया है। किसान सम्मान निधि में जिस तरह किसान लगातार घट रहे हैं या घटाई जा रही है संख्या, उससे वो दूर दिन नहीं कि केवल कागज पर ये योजना सिमट करके रह जाएगी। क्या किसान सम्मान निधि से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, या सरकार वो व्यवस्था बताएगी, वो फॉर्मूला बताएगी जिससे किसान की आय दोगुनी हुई होगी? और मैं ये कह सकता हूं, किसानों के साथ सरकार ने धोखा देने का काम किया है। जो सरकार नौकरी देने की बात कह रही थी और फौज की पक्की नौकरी की बात करती थी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने का काम किया। और सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान सबसे ज्यादा फौज में भर्ती के लिए जाता था। और सरकार ये बताए कि साल में 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी। ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी और जिसमें 80% से अधिक पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के युवा सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा मिलती थी। सैनिकों के परिवार और परिजनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि रहा करती थी। ये जानबूझ करके सरकार ने इसलिए किया है जिससे पीडीए के लोग और पीडीए के लोगों के घर में खुशहाली ना आ जाए। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद 70,000 की बजाय अब केवल 40,000 भर्ती होंगे। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद लगभग 11,000 युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी और लगभग 35,000 युवाओं को सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो 35,000 युवा 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, उन्हें ना तो पेंशन दी जाएगी और ना तो कोई मेडिकल सुविधा दी जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर का एक नौजवान शहीद हुआ था। जब वो अपने घर पहुंचा था तो कोई सरकार का इंतजाम नहीं था। जिस सम्मान के साथ कभी समाजवादी पार्टी के समय पर नेताजी ने जो फैसला लिया था कि फौज का व्यक्ति, अगर फौज का जवान अगर घर जाएगा सम्मान के साथ जाएगा और बजट का कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार खर्च करेगी। लेकिन जब पहला अग्निवीर शहीद हुआ, उसको वो फौज का सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था उसको। और जो लोग नौकरी की बात कह रहे थे, क्योंकि जब यही नौकरी छीन ली गई, वो इसलिए छीनी गई कि उनका परिवार खुशहाली के रास्ते से रोका जा सके। जो मैं घटना बताना चाहता हूं सर अध्यक्ष महोदय, हाल ही में अभी कानपुर में एक शहीद हुआ था। जब वो शहीद परिवार के बीच में आया तो फौज के बड़े अधिकारियों ने कहा कि इस ताबूत को खोलिएगा नहीं, कॉफिन को खोलिएगा नहीं। घर परिवार के लोग जिद करें तब भी मैंने समझता हूं नहीं खोला गया। वहां कोई सरकार का बड़ा व्यक्ति नहीं पहुंचा, सम्मान के लिए कोई बड़ा नहीं पहुंचा। और जो सीमा पर जहां पर गलती हुई थी सेना से के माध्यम से, उन परिवार के लोगों से मिलने के लिए एयर चीफ मार्शल, बड़े बड़े लोग पहुंचे। वहां तो बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का हो गया
तो उसके घर परिवार से मिलने कोई नहीं जा रहा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई अग्निवीर होगा शहीद, तो क्या सरकार उसको सम्मान देगी कि नहीं देगी? ये बातें क्यों छूट गई इस डॉक्यूमेंट में? ईज ऑफ लिविंग की बात हुई है। ईज ऑफ लिविंग को क्या मानूं मैं, कैसे डिफाइन करूं मैं? 6 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। वो पैरामीटर्स क्या हैं? जिन पैरामीटर्स पे, और जब जवाब आया अध्यक्ष महोदय, हालांकि जवाब सरकार का कम मिलता है, लेकिन अगर जवाब आए सरकार का, तो किस किस ईयर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बेहतर काम हुआ है, सरकार कम से कम वो बात भी बताए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो बात कही जाती है उसका सीधा जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब से छिपने का काम सरकार करती है। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ तो सरकार चाहती है, लेकिन सबको बराबर नहीं लाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, बिना सबको साथ लाए सबका विकास संभव नहीं है, और सबको साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। अगर सबका साथ है तो पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? जो कह रहे हैं कि ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया उत्तर प्रदेश, सरकार कह रही कि ड्रीम डेस्टिनेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं ड्रीम डेस्टिनेशन केवल ड्रीम ही है? चुनाव में जा रहे हैं तो ब्रेकिंग सेरेमनी की तारीखें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, तो 40 लाख करोड़ के एमओयू होने के बाद जो कहा जा रहा है इसमें 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नौकरी देने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का पालन करना पड़ेगा, उनके हक की बात होगी। इसलिए सरकार रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात नहीं कर रही है। और 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष मोदी, सरकार बताए कि सच्चाई में कितना निवेश आया है और उस निवेश से कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को नौकरी मिली है, ये सरकार बताए। क्योंकि सरकार कह रही है कि 40 लाख करोड़ आने के बाद 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आखिर सरकार बताए कितनों को रोजगार मिला है। और फिर जो निवेश करने वाले लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं इस डॉक्यूमेंट में कई बार सुपर कंडक्टर की बात आ रही है, बजट में देखता हूं तो सुपर कंडक्टर की बात आ रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश जिताता है, और ये बात डिनाई नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद यहां से जीतते हैं, उसी की वजह से देश में प्रधानमंत्री जी बनते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है? आपके प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में क्यों जा रही है? और जो इन्वेस्टमेंट मीट उन प्रदेशों में हुई है, जो उद्योगपति यहां आए थे
वही उद्योगपति वहां थे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम निवेश वहां करेंगे। अगर प्राथमिकता निवेश वहां है तो निवेश यहां कब होगा? जिन लोगों ने दावा किया कि निवेश हम वहां पहले करेंगे, तो आपके यहाँ निवेश कब होगा? और फिर मैंने सुना कि तमिलनाडु को कहा गया कि एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया का जो यहां पर काम हुआ है। अगर तमिलनाडु को कहा जा रहा हो मेक इन इंडिया का एक एग्जाम्पल है, तो ये बात उत्तर प्रदेश के इस डॉक्यूमेंट में अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं आई? अगर मेक इन इंडिया है को सहयोग यूपी क्यों नहीं कर रहा है? आप क्यों इंसेंटिव नहीं दे पा रहे उद्योगपतियों को, जिससे कि यहां पर उद्योग और कारखाने लगे? हमारे माननीय सदस्य हाईवे की बात कर रहे हैं। 5वें पेज पे लिखा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा, क्या कारण है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नहीं दे रही है? और ये बात मैं पहली बार नहीं कहने जा रहा हूं सरकार के सामने। मेरे जितने भाषण हैं उठा करके दे लीजिए। मैंने हर बार कहा कि देश में अगर बन रहा है एक्सप्रेसवे, तो भारत सरकार यूपी में क्यों नहीं बना रही? अगर एक भी भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहा हो, तो अध्यक्ष महोदय सरकार बताए हमें कि कौन सा एक्सप्रेसवे है जो भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि अगर आपके बजट का पैसा वहां जाएगा और अगर वो पैसा बच जाए, तो हमारे किसानों का भला हो सकता है। उस पैसे को आप मंडी बनाने में लगा दें और किसानों को सुविधा देने के लिए लगा दें। और आपका तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बन जाना था 2022 तक। हम लोगों को अध्यक्ष महोदय लगता है और इंतजार करना पड़ेगा। ये तो 24 आ गया है। ये बलिया के हमारे साथी, बलिया लिंक कहां से निकल रहा है? माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात लिखी गई है प्रगति पर है, तो सरकार क्यों लिख करके दे रही है प्रगति पर है? गोरखपुर लिंक तो मैं मान सकता हूं प्रगति पर है और वो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है। 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लगभग 6000 करोड़ का बना है। और यहां तो माननीय सदस्य जितने बैठे हैं, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगरा वाले पे भी चले होंगे। यमुना क्रॉस करने के बाद जो एडीए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बना है वो लिंक में भी चले होंगे, और उसके बाद आगरा लखनऊ पे भी चले होंगे, और उसके बाद पूर्वांचल पे भी हमारे कई माननीय सदस्य चले होंगे। ये चेहरे से कहें न कहें, लेकिन इनके मन में इनको पता है कि सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे कौन सा बना है। ना कहो आप, लेकिन जानते हो आप। और मैं अध्यक्ष महोदय दावा कर सकता हूं कि दुनिया के जो बेहतरीन एक्सप्रेसवे हैं उसके बराबर कोई एक्सप्रेसवे बनाए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, जो समाजवादियों ने बनाया। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। और जो उसके किनारे वेसाइड एम्यूनिटीज, पता नहीं अध्यक्ष महोदय आपने तो उद्घाटन किया है उन वेसाइड एम्यूनिटीज का। अध्यक्ष जी, आप ही पे भरोसा है मुझे लगता है, क्योंकि आपने उद्घाटन किया है। तो आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कम से कम पूर्वांचल में भी वैसे ही वेसाइड एम्यूनिटी बनवा दीजिए जैसे आपने उद्घाटन किया है। और फिर लिंक रोड प्रगति पर है,
मुझे नहीं पता कोई एक्सप्रेसवे हवा में भी बनता है। जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट अगर बने हैं तो क्या मुआवजा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको? जो मुआवजा ज़मीन लेने के लिए जो काम होने चाहिए, उसके लिए सरकार मदद या जिस तरीके का उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जहां सरकार ज़मीन लेना चाहती है वहां मार्केट वैल्यू से नहीं दे रही है पैसा, मार्केट वैल्यू का पैसा नहीं दे रही है सरकार। और चाहे वो फैजाबाद हो, अयोध्या हो या चित्रकूट हो, जहां पर सरकार को सर्किट रेट से पैसा देना चाहिए, कहीं भी सर्किट रेट से पैसा सरकार नहीं दे रही है और सर्किट रेट बढ़ा करके नहीं दे रही है। मुझे याद है सब उत्तर प्रदेश में जो कोई भी विकास के लिए समाजवादी सरकार में लिया गया था, जो भी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन, उसमें 4 गुनी मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपका तो उसमें ज़मीन को लेकर के आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए किसानों को नहीं दे रहे हैं। अभी हमें माननीय सदस्य बता रहे हैं कि चित्रकूट में डिफेंस का कॉरिडोर बनने जा रहा है, लेकिन कॉरिडोर के लिए जो ज़मीन ली जा रही है वो पुराने रेट पे ली जा रही है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आखिरकार सरकार को क्या फर्क पड़ता है, खजाना किसान के ऊपर चला जाए तो सरकार क्यों नहीं दे रही है उनको मुआवजा? और मुआवजा कब का दे रहे हैं? कब का मुआवजा दे रहे हैं? जाने कब का मुआवजा मिल रहा है। 500 हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं आप, किसानों की 500 हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं आप, और मुआवजा क्या दे रहे हैं आप? क्या सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ये चित्रकूट की मामला है। और अभी तो बजट में सरकार ने कहा है कि वो बजट में मैं चर्चा करूंगा कि लखनऊ में दिल्ली की तरह लखनऊ में भी एक एयरपोर्ट के पास एरिया डेवलप होगा जिसमें 5 स्टार से लेकर के न जाने क्या क्या चीज़ें बनेंगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें देरी क्यों? और देरी इसलिए है क्योंकि सरकार सही मुआवजा नहीं देगी। और हम लोगों ने तो ऐसी जगह देखा है, सुना भी है, लोगों से मैं मिला भी हूँ कि जहाँ पर किसान और जो वर्षों से लोग रह रहे थे उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ। और मैंने अध्यक्ष महोदय हर बार कहा, पत्र लिख करके भी सरकार को भेजा कि अगर कोई पुण्य का काम होने जा रहा है, अगर बहुत बड़ा कोई काम होने जा रहा है तो उसमें किसान के साथ क्यों ये भेदभाव? जो वर्षों से लोग रह रहे हैं उनके साथ ये धोखा क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या राम पथ के निर्माण में नया घाट के सादतगंज तक मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने भारी लूट की, व्यापारियों और आम जन का शोषण हुआ। मैं जानता हूं वहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग मुझसे मिले थे आकर के, और सरियों में खड़े होकर के उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा था कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। एयरपोर्ट के निर्माण में किसानों की जमीन को सही मुआवजा नहीं दिया गया। मांझा बरेटा, मांझा जमथरा में किसान परेशान है, 3-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं लोग, उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दे रही सरकार। 14 कोसी पंचकोसी मार्ग में
चौड़ीकरण में जिन लोगों का मकान ज़मीन पर, जिन लोगों का मकान और ज़मीन जा रही है, उनको मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। बोल दिया मैंने। और अयोध्या से ज़्यादा ज़मीनों का गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हुई। कितने घंटे में कितना बदल गया, कुछ मिनट में कुछ करोड़ों कमा लिया। और जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, वो विकास सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिए हैं। अच्छी बात है। आजमगढ़ का सरकार कहेगी शुरू करने जा रहे हैं, मुरादाबाद का कहेंगे शुरू करने जा रहे हैं, चित्रकूट का शुरू करने जा रहे हैं। ये तीनों समाजवादियों के बनवाए हुए हैं। कुशीनगर भी समाजवादियों का बनवाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो नई पॉलिसी बनाई है आपने सेमीकंडक्टर की, उससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसी और प्रदेश में नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में ही आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी डिग्री हासिल है, जिनके हाथ में अच्छी डिग्री है, उन्हें नौकरी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने घर परिवार के बीच में रह करके नौकरी और रोजगार कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और तरह का समझौता हो जहां इजराइल भेजा जा रहा हो लोगों को। सोचिए, यूपी में नौकरी नहीं, उनके स्टेटमेंट सुनिए आप, मजबूरी में वो वॉर जोन में काम करने जा रहे हैं। और आप कहते 40 लाख करोड़, जाने कितने करोड़ को रोजगार दे देंगे। तो आखिरकार रोजगार है कहाँ? अगर रोजगार होते तो लोगों को यहीं रह करके काम करना पड़ता, यहीं पर काम मिल लेता। सरकार कह रही कि 1,80,000 से अधिक जनसेवा केंद्र राज्य में संचालित हैं। अगर इतने जनसेवा केंद्र संचालित हैं तो अपने मामूली विवाद में जमीन को लेकर के किसी को मेरठ में आत्मदाह क्यों करना पड़ रहा है? बाराबंकी में तहसील के ऑफिस में क्यों आत्मदाह करना पड़ रहा है? अगर इतने केंद्र खुले हैं, 1,80,000 जन सेवा केंद्र, तो मेरठ में आत्मदाह कर लिया, किसान को अपने आत्मदाह करना पड़ा जमीन को लेकर के। और सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए कह रहे थे, इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया। किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए आप, तहसील और थाने में क्या हो रहा है। इतना करप्शन, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी जितनी हो रही है इस समय। सरकार कह रही सोलर को लेकर के बहुत काम करना चाहती है। विद्युत उत्पादन में वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा जो बातें मैं पहले कह चुका हूं कि अभी तक इस सरकार ने कोई भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया है। अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। और जो पुरानी सरकार में लगे भी हुए थे, जो लग रहे थे, उनको भी सरकार ने नहीं पूरा कर पाए।
और जो बिजली आ भी रही है, जो आप आंकड़े में दिखाते हैं, ये वही कारखाने हैं जो समाजवादियों की सरकार में लग रहे थे, उन्हीं के कारण आपको ज्यादा बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। आप कह रहे सोलर का कर रहे हैं, बड़े बड़े इसमें लिखा है कि जाने कितना सोलर का काम होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा, इस देश के रहे राष्ट्रपति जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था मुझे और सुझाव पे मैंने काम किया। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था आप लागू कर देंगे तो मैं उद्घाटन करने आऊंगा। मुझे याद है कि सबसे कम समय में उसको चालू कर दिया था, सोलर प्लांट, और उन गांवों को फ्री बिजली मिलने लगी थी। अभी तक फ्री बिजली मिल रही थी, लेकिन इस सरकार ने उसकी देखभाल नहीं की। वो कारखाना बंद हो गया, आज गांव को बिजली नहीं मिल पा रही है। और वो एक गांव में नहीं, कई गांवों में लगाने का काम शुरू हो गया था। रायबरेली में भी लगा था, उन्नाव में भी इसी तरह काम शुरू हुआ था। तो जो सरकार देश के राष्ट्रपति के माध्यम से उद्घाटन किया, उनके सुझाव पर सोलर प्लांट लगा हुआ, बहुत छोटा 250 में किलोवाट का, अगर वो नहीं चला सकती सरकार, तो इसमें जो सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, वो कब पूरा होगा। और सोलन में जो काम समाजवादी सरकार में हुआ था, वही सरकार के पास उदाहरण है। ये जो एक्सप्रेस वे है, इसमें जितनी भी लाइटें जल रही हैं, अध्यक्ष महोदय, वो सोलर के माध्यम से ही जल रही हैं। सरकार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है कि A++ मिला है सरकार को, वो यूनिवर्सिटी को A+ मिला है। लेकिन सरकार ये बताए उसमें PDA को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन यूनिवर्सिटियों में PDA के लिए कुछ है कि नहीं है। मैं बहुत बड़े आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बजट में बोलूंगा तब भी मैं आंकड़े कुछ दूंगा। यूनिवर्सिटीज A+, AAA+, AA+, ये तो हो रही हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है। IAS, IPS, IFS में PDA कितना है। महिला आयोग में PDA कितना है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन में आया ही आया था तो PDA के लोग बोल रहे थे। महिला आयोग में PDA कितना है। यूनिवर्सिटी में जॉब्स में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुल भर्ती में PDA केवल 3% है। जो लोग मेडिकल कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं बलिया में, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में PDA 0, PDA 0। और अगर मेडिकल कॉलेज बनाना है तो मैं समझता हूँ पर्याप्त जगह होगी। किसी और की जगह पे क्यों जाना, जब आपके पास यूनिवर्सिटी में ही जगह है, पर्याप्त जगह है। तो मेडिकल कॉलेज अगर बनना है तो वहीं बनाएं आप। हिंदी न्यूज चैनल में PDA 3%। हिंदी न्यूज चैनल एडिटर्स और अन्य स्थानों पे PDA कितना है, 3%।
यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, पीडीए कहाँ है उसमें? फिर पीडीए जाएगा कहाँ? फिर पीडीए कहाँ जाए? पीडीए जाए कहाँ फिर? मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। ये A+, इसका कोई मायने नहीं है अगर पीडीए वहां पर नहीं है तो। राजकीय आईआईटी या आईआईटी की बात तो क्या मैं बोलूं। अध्यक्ष महोदय, यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, एक सैनिक स्कूल बना है। कोई नया आईआईटी नहीं आया, कोई नया आईआईएम नहीं आया, कोई नया एम्स नहीं आया। जो आए हैं पुरानी सरकार के हैं, या ज़मीन दी गई थी या उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। इधर कौन सी नई व्यवस्था आई है? कोई आईआईएम आया हो तो बता दें, कोई आईआईटी आया हो नया तो बता दें। कहा जाता था कि निफ्ट